हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में आज हम लोग बात करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण की। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण जो है वो क्लास 10th का लास्ट टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग आज थॉरली अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में जो बात करेंगे वो देखेंगे कि पुराने समय से आज तक तत्वों का वर्गीकरण किस तरह से हुआ। हम लोग ये जानते हैं कि हम जितने भी अपने आसपास पदार्थ देखते हैं उनको उनके गुणों के आधार पर पहचानते हैं। तो तत्वों को भी उनके गुणों के आधार पर पहचाना गया और उन गुणों के आधार पर तत्वों को पहचान कर एक सारणी के बद्ध किया गया उन तत्वों को, क्योंकि तत्वों की संख्या बहुत ज्यादा थी तो अलग अलग उनके गुणधर्म जानकर हम उनको पहचान नहीं सकते थे। तो समान गुणधर्म वाले जो भी तत्व थे उनको एक साथ रखा गया। जब एक साथ रखा गया तो एक तालिका बनी, एक सारणी बनी, एक टेबल बनी, जिस टेबल को कहा गया पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी कहा गया। आज हम लोग इसी आवर्त सारणी के डेवलपमेंट की बात सीखेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ अर्लियर समय से इस समय तक। देखो बच्चों, जो हम लोगों ने 9th में सीखा था, 9th में हम लोगों ने यह सीखा था कि जो हमारे सब्सटेंस हैं, पदार्थ हैं, वो जनरली 3 तरह से होते हैं। एलिमेंट्स होता है, मिक्सचर होता है और कंपाउंड होता है। तत्व होता है, मिश्रण होता है और यौगिक होता है। अब तत्व, मिश्रण और यौगिक जो है उसमें जो तत्व की बात हम लोग करते हैं, तत्व के क्लासिफिकेशन की बात हम लोग करते हैं। तत्वों की संख्या जब बहुत ज्यादा होने लगी तब उनके गुणधर्म के आधार पर उनको अलग अलग याद रखना बड़ी मुश्किल की बात हो गई। अब आज के समय में अगर हम लोग बात करें तो आज के समय में जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, एलिमेंट्स जो हैं आज के समय में, इस समय जो तत्वों की संख्या है वो तत्वों की संख्या 118 या इससे ज्यादा है ना। 118 से ज्यादा तत्व आज इस समय खोजे जा चुके हैं। इस समय हमको जानकारी जो है वो 118 तत्वों से ज्यादा की है। अब 118 जो एलिमेंट्स हैं इनमें से 94 एलिमेंट्स जो है वो नेचर से हमको मिलते रहते हैं, नेचुरली हमको अकर होते हैं, नेचुरली हमको मिल जाते हैं, नेचर से मिल जाते हैं। इन्हें प्राकृतिक तत्व कहा जाता है। तो 94 एलिमेंट्स जो हैं, 94 एलिमेंट्स जो हैं, इसमें से जो 94 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं। ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं, प्राकृतिक तत्व हैं। नेचुरल एलिमेंट्स हैं, प्राकृतिक तत्व हैं। प्राकृतिक तत्व हैं। बाकी तत्व जो है वो मानव ने निर्मित किया है, कृत्रिम है, वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं जिन्हें बनाया गया है मानव के द्वारा, ना आदमी बनाया है, वैज्ञानिकों ने इसे। अब 94 एलिमेंट्स जो थे, इन 94 एलिमेंट्स को अलग अलग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनको याद रखना बड़ा मुश्किल का काम है। इनके अलग अलग गुणधर्म याद रखना बड़ा टिपिकल काम हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ कि इसमें 118 एलिमेंट्स जो हैं, ये 118 एलिमेंट्स में समान गुणधर्म वाले जो तत्व थे, सेम प्रॉपर्टीज के जो तत्व थे, उन्हें एक साथ रख दिया गया। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा गया। तो जो सारणी बनी, जो टेबल बनी, उस टेबल में जिस ग्रुप का तत्व है उसकी प्रॉपर्टीज अगर आपको मालूम है तो सारे तत्वों की प्रॉपर्टीज मालूम हो जाती है। सेम प्रॉपर्टीज वाले तत्व एक ग्रुप में होते हैं तो इनको सेम अगर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इनको अरेंज किया तो एक टेबल मिली। उस टेबल को कहा गया पीरियोडिक टेबल, है ना। तो इनको क्या किया गया, अरेंज किया गया। जो 118 एलिमेंट्स हैं, ये 118 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, व्यवस्थित किया गया, व्यवस्थित किया गया समान गुणधर्म से, है ना, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, गुण धर्म के अनुसार, समान गुणधर्म के तत्वों, गुणधर्म के अनुसार इसे व्यवस्थित किया गया। प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसे व्यवस्थित किया गया। तो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जब आपने इसे व्यवस्थित कर दिया, गुणधर्म के आधार पर इसे व्यवस्थित कर दिया, तब आधार पर जब गुणधर्म के आधार पर आपने व्यवस्थित कर दिया इनको, तो एक टेबल मिली।
एक तालिका बनी, एक सारणी बनी, इसी सारणी का नाम जो हुआ पीरियाडिक टेबल हुआ। इसी सारणी को आपने पीरियाडिक टेबल कहा, आवर्त सारणी का। आज हम लोग इसी के डेवलप की, ये विकसित कैसे हुई, ये आई कैसे, पुराने समय से किस तरह से इसका विकास चालू हुआ, ये आई कैसे और इसके प्रॉपर्टीज क्या है, ये बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो यहां से हम लोगों ने सीखा कि इस समय लगभग 118 से अधिक तत्व मालूम है इसमें हमको, जिसमें 94 तत्व ऐसे हैं जो नेचुरली हमको प्रकृति से मिल जाते हैं, तो प्राकृतिक तत्व हैं। अब ये जो 118 तत्व हैं या उससे ज्यादा तत्व हैं, उन्हें व्यवस्थित किया गया। अब व्यवस्थित करने का आधार क्या था कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा गया। तो जब समान गुणधर्म वाले तत्वों को गुणधर्म के आधार पर इन तत्वों को आपने अरेंज किया, व्यवस्थित किया, तो एक टेबल मिली, एक सारणी मिली, जिस सारणी को कहा गया आवर्त सारणी, जिसका अध्ययन हमारा विषय है इस चैप्टर में। आगे देखते हैं। देखें, अर्लियर ह्यूमन जो था, पुराने समय में जो हमारे पूर्वज थे, वो पदार्थ को क्लासिफिकेशन करते थे, उनका गुणधर्म के आधार पर उनको अलग करते थे। हर समय का मानो तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर ही पहचानता था। तो तत्वों को या पदार्थों को उनके गुणधर्म के आधार पर वर्गीकरण करने की परंपरा पुरानी है हम लोगों के यहाँ। तो पुराने समय में हमारे जो पूर्वज थे वो पदार्थ को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते थे। जो पदार्थ होते थे, सब्सटेंस जो थे, इनको पुराने समय में 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। क्षिति, पृथ्वी पहली कैटेगरी थी इसकी, जल दूसरी कैटेगरी थी, पावक, अग्नि तीसरी कैटेगरी थी, गगन, आकाश चौथी कैटेगरी थी पदार्थ की, और समीर, वायु, ये 5वीं कैटेगरी थी। तो पुराने समय में पदार्थों को उनके गुणधर्म के आधार पर 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। क्षित मतलब पृथ्वी, जल, पावक मतलब अग्नि, गगन आकाश और समीर वायु। अब देखें, इनका जो कैटेगरी डिवाइड थी तो इसका मतलब क्या था। क्षिति जो पृथ्वी है, पृथ्वी रिप्रेजेंट करती थी सॉलिड सब्सटेंस को। ये जितने भी सॉलिड सब्सटेंस थे, ठोस पदार्थ थे, उनको रिप्रेजेंट करती थी। ठीक, तो इसमें पर्वत, पहाड़ सब आते थे, पठार सब आते थे। तो पृथ्वी का मतलब जो है वो सॉलिड सब्सटेंस से था। जितने भी सॉलिड सब्सटेंस थे, ठोस पदार्थ थे, वो इस कैटेगरी में आते थे, क्षित वाली कैटेगरी में आते थे। जल का मतलब केवल वाटर नहीं था। जल जो रिप्रेजेंट करता था जितने भी लिक्विड सब्सटेंस थे, जितने भी द्रव पदार्थ थे, सबको रिप्रेजेंट करता था जल। जल की कैटेगरी रिप्रेजेंट करती थी सारे लिक्विड सब्सटेंस को। और पावक जो अग्नि थी, अग्नि रिप्रेजेंट करती थी एनर्जी को, ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती थी अग्नि। और गगन जो था, आकाश जो था, ये स्पेस को, अंतराल को रिप्रेजेंट करता था। ये रिप्रेजेंट करता था स्पेस को, अंतराल को ये रिप्रेजेंट करता था, अंतराल को रिप्रेजेंट करता था। और समीर जो वायु थी, ये जितने भी गैसीय सब्सटेंस थे, जितने गैसीय पदार्थ थे, उनको रिप्रेजेंट करती थी। समीर उनको रिप्रेजेंट करता था। तो इस तरह से पुराने समय में भी पदार्थों का क्लासिफिकेशन था, उनके गुणों के अकॉर्डिंग, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग पुराने समय में भी पदार्थों का क्लासिफिकेशन था। यह क्लासिफिकेशन आगे भी बढ़ा। जब एलिमेंट्स खोजे गए तो शुरू में इनका क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का मेटल और नॉन मेटल में किया गया। जो एलिमेंट्स हुए,
एलिमेंट्स खोद दिए गए भाई। एलिमेंट्स जब आ गए, पदार्थ जब तत्व आ गए, पदार्थ डिवाइड हो गए थे। हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि पदार्थ डिवाइड हो गए। 9th में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे सब्सटेंस हैं पदार्थ, इसको हम लोगों ने कहा था कि पदार्थ जो है वो मिक्सचर हो गया था। मिक्सचर, मिश्रण, एलिमेंट्स, तत्व और कंपाउंड, यौगिक। मिश्रण, तत्व और यौगिक में डिवाइड हो गया था। अब जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को हम लोगों को पढ़ना है। फिर एलिमेंट्स जो आए, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन जब हुआ, तत्व का जो क्लासिफिकेशन हुआ, वो तत्व का क्लासिफिकेशन हुआ मेटल और नॉन मेटल में, धातु और अधातु में। मेटल और नॉन मेटल में हुआ। लेकिन ये जो नॉन मेटल और मेटल का क्लासिफिकेशन था, तो इसमें मेटल की संख्या जो थी वो बहुत कम थी भाई, और नॉन मेटल की संख्या बहुत ज्यादा थी। ये संख्या जो नॉन मेटल की है ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा संख्या है नॉन मेटल की, और जो मेटल है इसकी संख्या कम है। तो ये अनबैलेंस डिवीजन था, असंतुलित वर्गीकरण था। ये जो वर्गीकरण था एलिमेंट्स का मेटल और नॉन मेटल में, ये बैलेंस वर्गीकरण नहीं था, ये अनबैलेंस्ड वर्गीकरण था, असंतुलित वर्गीकरण था ये। इसमें हम लोग सबको, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी में बहुत कम तत्व आते थे, नॉन मेटल में बहुत ज्यादा आते थे, फिर ये ऐसे तत्व आने लगे जो दोनों की प्रॉपर्टीज रखने लगे। तो इस तरह से हम सारे तत्व की प्रॉपर्टीज नहीं अध्ययन कर सकते थे, इनका एक कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया, अनबैलेंस्ड क्लासिफिकेशन था। फिर क्या हुआ, फिर ये क्लासिफिकेशन आगे बढ़ा। अब हम लोग आगे बढ़े तो हमें जो मिले, कुछ वैज्ञानिक मिले जिन्होंने तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर उनको डिवीजन करना चालू किया। उसमें पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे डॉबे राइनर। डॉबे राइनर जो साइंटिस्ट थे, डॉबे राइनर साइंटिस्ट जर्मन साइंटिस्ट थे, और 1817 की बात थी, है ना। डॉबे राइनर एक साइंटिस्ट थे, डॉबे राइनर जर्मन साइंटिस्ट थे। ये जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे भाई, ठीक है। 1817 में इन्होंने पदार्थ का एक क्लासिफिकेशन किया था। 1817 ईस्वी में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था। एलिमेंट्स जो थे इनका क्लासिफिकेशन किया था, ठीक। अब एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन इन्होंने किया डॉबे राइनर ने, वो उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। अब 3-3 के एलिमेंट्स के जो ग्रुप बनाए, तो वो ग्रुप जो बनाए इन्होंने, तो उसके लिए एलिमेंट्स को उन्होंने, जो तत्व थे उस समय तक जो तत्व थे, उन तत्वों को परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के क्रम में इन्हें अरेंज किया। जो तत्व थे, एलिमेंट्स थे, डॉबे राइनर ने किया क्या, जो तत्व उस समय ज्ञात थे उन तत्वों को परमाणु भार के क्रम में अरेंज करने का प्रयास किया। अब परमाणु भार के क्रम में इन्होंने 3-3 तत्वों को अरेंज किया। परमाणु भार के क्रम में 3-3 तत्वों को अरेंज करना शुरू किया।
तीन तत्वों का वर्ग बनाया भाई, समूह बनाया इन्होंने, वर्ग बनाया, है ना। तीन तत्वों का इन्होंने वर्ग बनाया परमाणु भार के क्रम में। परमाणु भार के क्रम में, एटॉमिक मास के क्रम में, यह बात याद रखिएगा। यहां पर यह आने लगा कि अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने तत्वों का एक प्रॉपर्टीज ली, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के क्रम में अब तत्व अरेंज होने लगे, जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया जाने लगा। अब तत्वों को जब परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अरेंज किया तो इन्होंने क्रम क्या लिया, तीन तत्व लिए। तीन तत्वों का ग्रुप बनाया इन्होंने, तीन तत्वों का ग्रुप बनाया। और ये जो तीन तत्वों का ग्रुप इन्होंने बनाया, उसमें इन्होंने कहा कि जो ये ग्रुप बन रहा है, मान लीजिए कि तीन तत्व इन्होंने बनाए ए बी सी, ये जो तीन तत्वों का ग्रुप बनाया, इसी ग्रुप को कहा गया ट्रायड्स, त्रिक कहा गया। इस ग्रुप को इन्होंने त्रिक बोला। और यहां से इन्होंने एक सिद्धांत दिया, एक थ्योरी दी अरेंजमेंट की, जिसे कहा गया डॉबे-राइनर त्रिक, जिसे कहा गया डॉबे-राइनर त्रिक। और डॉबे-राइनर त्रिक में जो इनका मेन रिजल्ट था, जो इन्होंने कहना चाहा, वो ये कहा कि जब हम परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तीन तत्वों को अरेंज कर रहे हैं, तो इसमें जो बीच का तत्व है उसका जो एटॉमिक मास है, परमाणु भार है, ये शेष दोनों तत्वों के परमाणु भारों का मीन होगा, माध्य है। ठीक है, तो इसमें इनका मेन कॉन्सेप्ट था कि जो बीच का तत्व बी है, इसका एटॉमिक मास जो होगा, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान बी का जो होगा, वो शेष दोनों तत्वों के एटॉमिक मास का मीन होगा, माध्य होगा। माध्य का मतलब इन दोनों के द्रव्यमान को जोड़कर इनकी संख्या से डिवाइड कर दें। तो इनका मीन का मतलब ए का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हम ए का निकाल लें, एटॉमिक मास ए का प्लस एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान सी का। मीन निकालना है तो इनकी संख्या 2 है तो 2 से डिवाइड करते हैं। यह बात इन्होंने कहा था, यह रिजल्ट इन्होंने निकाला था। तो इस रिजल्ट से इनका एक डॉबे-राइनर का त्रिक बना, है ना, जिसे डॉबे-राइनर त्रिक कहा गया। तो डॉबे-राइनर त्रिक है क्या, इन्होंने परमाणु भार के क्रम में तीन तत्वों की एक ग्रुप बनाया, तीन तत्वों का ग्रुप बनाया, जिसे कहा गया डॉबे-राइनर त्रिक। ये जो ट्रायड्स है इसे डॉबे-राइनर ट्रायड्स बोला गया, डॉबे-राइनर त्रिक, डॉबे-राइनर त्रिक्स, डॉबे-राइनर त्रिक बोला गया। और डॉबे-राइनर त्रिक में जो बना तो उसमें कहा गया कि जो बीच वाला तत्व है उसका जो एटॉमिक मास होगा, शेष दोनों तत्वों के एटॉमिक मास का मीन होगा, जो शेष दोनों तत्व हैं उनके एटॉमिक मास का माध्य होगा। अब डॉबे-राइनर केवल 3 त्रिक ही बना सके, बहुत लंबा ये अपने सिद्धांत को ले जा नहीं सके। ठीक है, केवल 3 त्रिक बना सके। अब वो 3 त्रिक इनके देख लेते हैं कि कौन कौन से तत्व थे जिनके इन्होंने 3 त्रिक बनाए। वो जो 3 त्रिक इनका बना, 3 त्रिक ये बना सके डॉबे-राइनर। डॉबे-राइनर ने 3 त्रिक बनाए भाई। डॉबे-राइनर के जो त्रिक बने, इनकी संख्या कितनी थी, संख्या थी 3। केवल 3 त्रिक ही ये बना सके। अब पहला जो त्रिक इन्होंने बनाया वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। पहला त्रिक इनका जो था वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। एटॉमिक मास के क्रम में इन्होंने इसका ग्रुप बनाया था। तो लिथियम का एटॉमिक मास था 7, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। ये पहला त्रिक इनका बना था। तो यहां से अगर हम लोग देख सकते हैं
तो जो ये सोडियम का एटॉमिक मास है 23, ये लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास के माध्य के लगभग बराबर होगा भाई, एकदम एग्जैक्ट नहीं हो, लगभग की बात इन्होंने की थी। तो जो सोडियम का एटॉमिक मास हमको निकालना है 23, देखिए 39 और 7 को जोड़ेंगे तो 46 आएगा, जिसे 2 से डिवाइड करेंगे 23 आएगा। तो यहां से जो इनकी बात थी वो एटॉमिक मास सोडियम का अगर हम निकालना चाहें तो शेष दोनों के एटॉमिक मास का माध्य, तो पहले लिथियम का एटॉमिक मास कितना है 7 प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है 39, अब माध्य का मतलब इसे 2 से डिवाइड करते हैं। अब ये हो जाएगा 46 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 23 है ना, 23 हो गया। तो 23 यहां देखिए आप सोडियम का एटॉमिक मास है, ठीक है। यह बात डोबेराइनर ने बताई थी। दूसरा ट्रिक जो इनका था डोबेराइनर का, वो दूसरा ट्रिक इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का दिया था। दूसरा ट्रिक इनका था वो था क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है, ब्रोमीन का 80 होता है और आयोडीन का 127 होता है। यहां बीच का जो तत्व है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक मास क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मास के माध्य के बराबर होना चाहिए। यह डोबेराइनर का जो कॉन्सेप्ट है। तो इसमें ब्रोमीन का जब हम लोग एटॉमिक मास निकालते हैं तो एटॉमिक मास ब्रोमीन का, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 प्लस 127/2, तो यहां देखें लगभग आएगा भाई। तो एटॉमिक मास जो ब्रोमीन का होगा वो होगा, इसको जोड़े तो ये हो जाएगा बेटा 81.25। अब 81.25 लगभग 80 के बराबर है। तो यह बात डोबेराइनर ने बताई थी। तीसरा ट्रिक आप जान लीजिए, आप निकालिएगा। तीसरे ट्रिक में इन्होंने बात की थी कैल्शियम, स्क्रैंडियम और बैरियम की। कैल्शियम, स्क्रैंडियम और बैरियम की। यहां कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40, इसका होता है भाई 87.6 और इसका एटॉमिक मास होता है 137। तो यहां से भी बात इन्होंने डोबेराइनर ने की थी। डोबेराइनर ने जितने भी ज्ञात एलिमेंट थे उनसे केवल 3 ट्रिक बना सके, तो मतलब यह कॉन्सेप्ट बहुत लंबा नहीं चल सका और सारे जो तत्व थे उनका डिवीजन नहीं हो सका, उनका क्लासिफिकेशन नहीं हो सका। सारे तत्वों के लिए ये त्रिक नियम नहीं लागू हो सका, तो त्रिक नियम फेल हो गया। लेकिन डोबेराइनर जो थे, एक यहां पे याद रखिएगा, डोबेराइनर साहब ही थे जिन्होंने प्लेटिनम को, डोबेराइनर ने ही प्लेटिनम को सबसे पहले उत्प्रेरक के रूप में पहचाना, कैटालिस्ट के रूप में इन्होंने ही पहचाना, कैटालिस्ट के रूप में पहचाना, इस बात को याद रखिएगा भाई। डोबेराइनर केवल ट्रिक ही नहीं दिया इन्होंने प्लेटिनम को सबसे पहले कैटालिस्ट के रूप में पहचाना भी था। तो डोबेराइनर साहब का ये जो नियम था ये सारे एलिमेंट्स की व्याख्या नहीं कर सका था, सब पे लागू नहीं हो सका था। लेकिन डोबेराइनर साहब ने एक ट्रेंड दे दिया था एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में। एटॉमिक मास को उन्होंने प्रॉपर्टीज का ट्रेंड बना दिया कि प्रॉपर्टीज किसके अकॉर्डिंग हम अरेंज कर रहे हैं एलिमेंट्स को, एटॉमिक मास के क्रम में। यह बात डोबेराइनर साहब ने बता दी थी आने वाले साइंटिस्टों को, ठीक है। तो यह कहानी थी डोबेराइनर की और इनके ट्रिक की। आगे जो वैज्ञानिक आए वो आए न्यूलैंड। न्यूलैंड ने एक सिद्धांत बताया जिसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत बोला जाता है,
ऑक्टेव रूल्स बोला जाता है न्यूलैंड का। अब बात करते हैं न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की, ऑक्टेव रूल की, न्यूलैंड्स के। अब न्यूलैंड जो थे, न्यूलैंड के समय में, न्यूलैंड अंग्रेजी वैज्ञानिक थे भाई, इंग्लिश वैज्ञानिक थे। न्यूलैंड साहब के समय में 56 एलिमेंट्स ज्ञात हो चुके थे। न्यूलैंड साहब जब आए थे तो उस समय 56 एलिमेंट्स ज्ञात थे। अंग्रेज वैज्ञानिक थे न्यूलैंड, न्यूलैंड इंग्लिश वैज्ञानिक थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे, इंग्लिश वैज्ञानिक। 1866 ईस्वी में इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, अपना सिद्धांत दिया था, जिसे कहा गया था ऑक्टेव्स रूल्स, है ना, न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव्स ना। अब इनका जो सिद्धांत था वो था अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था। 56 एलिमेंट्स उस समय, न्यूलैंड के समय 56 एलिमेंट्स ज्ञात थे। ठीक है, 56 एलिमेंट्स ज्ञात थे और न्यूलैंड ने कहा था कि केवल 56 एलिमेंट्स ही प्रकृति में हैं, इससे ज्यादा एलिमेंट्स खोजे भी नहीं जा सकते, है ना। इन्होंने आत्मविश्वास में यह बात कह दी थी। बाद में इनका सिद्धांत गलत हुआ, इसलिए क्योंकि और एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे। न्यूलैंड ये कहते थे कि केवल 56 एलिमेंट्स ही प्रकृति में हैं, इससे ज्यादा एलिमेंट्स खोजे नहीं जा सकते। न्यूलैंड ये बात कहते थे। ठीक है, इसके बाद उनको ड्रॉबैक में आगे हम लोग सीखेंगे। अब 56 एलिमेंट्स जब ज्ञात थे तो इन 56 एलिमेंट्स को न्यूलैंड ने अरेंज किया, व्यवस्थित किया न्यूलैंड ने व्यवस्थित किया, अरेंज किया एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में। इसे व्यवस्थित किया कैसे? एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में, है ना, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, के बढ़ते क्रम में, के बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, के बढ़ते क्रम में। ठीक, इसके बढ़ते क्रम में इन्होंने व्यवस्थित किया 56 एलिमेंट्स को। और जब बढ़ते क्रम में इन्होंने व्यवस्थित किया, फिर इसकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया, फिर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया इन्होंने। और जब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया तो इन्होंने एक रिजल्ट ये पाया कि जो 8वां एलिमेंट है, यहां से रिजल्ट इन्होंने जब प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया, व्यवस्थित किया, फिर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया इन्होंने। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को जब इन्होंने देखा, प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के गुणधर्म जो थे, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी, एलिमेंट का जो गुणधर्म थे, उनका जब इन्होंने अध्ययन किया, तब इन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वां एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट से गुणों में समानता रखता है। फिर इन्होंने ये पाया और एक रिजल्ट इनका मिला, जो रिजल्ट मिला, इस रिजल्ट में इन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वां तत्व, एवरी 8th एलिमेंट्स, प्रत्येक 8वां तत्व एट्थ एलिमेंट्स जो है, ये गुण जो है पहले तत्व के गुण के समान है, कि गुण के गुणधर्म, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज पहले तत्व के प्रॉपर्टीज के समान है। पहले तत्व की
पहले तत्व के गुणधर्म के समान है, ये रिजल्ट निकाला न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने क्या किया? न्यूलैंड अंग्रेज वैज्ञानिक थे, ये बात आप समझ गए, इंग्लिश वैज्ञानिक थे। 1866 की बात है, 1866 ईस्वी की बात है। इनके समय में 56 एलिमेंट्स ज्ञात थे। अब 56 एलिमेंट्स को इन्होंने व्यवस्थित किया, अरेंज किया। किस क्रम में? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जब इन्होंने इसको अरेंज कर लिया, तब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी का अध्ययन किया। एलिमेंट्स के गुणों को इन्होंने ध्यान से देखा। जब एलिमेंट्स के गुणों को ध्यान से देखा तो एक रिजल्ट इन्होंने निकाला, जो ऑक्टेव रूल के नाम से विख्यात हुआ, ऑक्टेव अष्टक सिद्धांत के नाम से विख्यात हुआ। यह रिजल्ट क्या था कि जब इन्होंने व्यवस्थित कर लिया तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक आठवां तत्व जो है, एवरी एट्थ एलिमेंट जो है, वो पहले तत्व के गुणधर्म से समानता रखता है। तो प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। ये इनका रिजल्ट था, जिसको ऑक्टेव लॉ बोला गया। ऑक्टेव लॉ यही है, अष्टक सिद्धांत यही है। ठीक है, जो ये रिजल्ट है यही अष्टक सिद्धांत है। तो यहां से इनका ऑक्टेव रूल आया, अष्टक सिद्धांत आया। अब हम लोग इनका अष्टक सिद्धांत लिख सकते हैं। अगर न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत अब लिखना हो तो उसे तो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, सब मिला के हटाओ। अब देखें, अब हम लोग अगर न्यूलैंड के अष्टक रूल की बात करें, ऑक्टेव रूल की बात करें, तो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल कहलाएगा कि न्यूलैंड ने तत्वों को जब उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, तो प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है, जिसे ऑक्टेव रूल कहा गया न्यूलैंड का। ठीक है, तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, इसे कहा गया न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। अष्टक सिद्धांत। अब न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था कि न्यूलैंड ने, अष्टक सिद्धांत में हम लोग लिखेंगे वही कि न्यूलैंड ने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को अरेंज किया। अब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को अरेंज किया, 56 तत्व ज्ञात थे। तो अब अरेंज ऐसे किया, देखिए, पहला तो हाइड्रोजन, फिर लिथियम, बच्चे कहते हैं कि हीलियम, हीलियम उस समय खोजा नहीं गया था भाई। ठीक है, हीलियम अप्रिय तत्व है, उस समय तक उसकी खोज नहीं हुई थी। तो हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 7 तत्व हो गए। अब आठवां तत्व पहले के गुणधर्म से समानता रखता है, तो इसे पहले के नीचे रख देते हैं। अब आ गया आपका फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, ये कैल्शियम तक ही सही से लागू हो पाया। कैल्शियम के बाद जो तत्व थे वो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत को पूरी तरह से फॉलो नहीं किए। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, कैल्शियम के बाद के तत्वों पर लागू नहीं हो सका। ठीक है, तो कैल्शियम तक यह सिद्धांत पूरी तरह से लागू हुआ, लेकिन कैल्शियम के बाद यह सिद्धांत लागू नहीं हुआ। ये जो व्यवस्थित किया न्यूलैंड ने, तो इसमें कहा कि भाई ये गुणों में जो आवर्त होता है, देखे आगे की जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, वो पीरियोडिसिटी की बात की थी, आवर्त की बात की थी। ये अरेंज किया था किसके? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। इन्होंने कहा कि अब गुण जो थे, प्रॉपर्टीज जो थे, प्रॉपर्टीज जो हैं इन एलिमेंट्स की, इसमें आवर्त होता है, पीरियोडिसिटी होती है, आवर्त की बात की थी इन्होंने। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आवर्त। आवर्त का मतलब एक नियमित अंतराल के बाद
गुणधर्म का रिपीट होना, गुण का रिपीट हुआ, यह बात इन्होंने न्यूलैंड के सारणी में आई। इन्होंने कहा कि एक निश्चित इंटरवल के बाद प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व के गुणधर्म से समानता रखता है। इन्होंने कहा ये गुणधर्म में रिपीटेशन जो होता है वो संगीत की ध्वनियों के हिसाब से होता है। संगीत की जो ध्वनियां इन्होंने पाश्चात्य ध्वनि ली थी, है ना। जैसे हम संगीत की ध्वनियां जानते हैं स, रे, ग, म, प, ध, नी, फिर से रिपीट हो गया सारे गामा पधनी। ये तो हमारी ध्वनि है, प्राच्य ध्वनि है ना। अब पाश्चात्य ध्वनि की बात हम लोग करते हैं ना। पाश्चात्य ध्वनि में इनका अपना था, है ना। पहला हम लोगों ने जो इसको सा लिखा है उन्होंने डो लिखा था, रे, है ना। तो इस तरह से इनका था, जो पाश्चात्य की ध्वनि थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया था। हम लोग इसको प्राच्य ध्वनि में अपनी ध्वनि में अरेंज करते हैं, सारे गामा पाधा नी, रे गामा। इस तरह से रिपीटिशन होता है। अब यहां पर दिक्कत ये थी कि न्यूलैंड का जो ये अष्टक का सिद्धांत आया ये केवल कहां तक लागू हुआ, कैल्शियम तक। इसमें जो समस्या थी वो समस्या देखिए क्या क्या थी। पहली समस्या तो ये थी कि ये जो न्यूलैंड का अष्टक रूल है ये कैल्शियम तक ही व्याख्या कर सका तत्वों के गुणधर्म की, कैल्शियम के बाद के तत्वों के गुणधर्म की व्याख्या नहीं कर सका। तो न्यूलैंड का जो अष्टक रूल था, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत जो है, अष्टक सिद्धांत जो है, ऑक्टेव रूल्स जो है, वो कैल्शियम के बाद जो तत्व आए, कैल्शियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स, आने वाले एलिमेंट्स के गुणधर्म की व्याख्या नहीं कर सका, कि गुणों की व्याख्या नहीं कर सका। पहली डिमेरिट हो गई न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल्स की। ऑक्टेव रूल्स इन्होंने बताया, पीरियोडिसिटी बताई, सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने पीरियोडिसिटी बताई, आवर्त की बात कर दी। तो एटॉमिक मास भी आ गया, एटॉमिक मास के क्रम में अरेंज करना है, और पीरियोडिसिटी भी लोगों को ज्ञात हो गई। लेकिन ये क्या नहीं कर सका, यह कैल्शियम के बाद जितने तत्व थे उनके गुणों की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरी बात, न्यूलैंड ने एक बात यह कह दी थी कि भैया केवल 56 तत्व ही हैं प्रकृति में, इससे ज्यादा तत्व नहीं हो सकते, है ना। जो भी तत्व हैं सब यही हैं, ठीक है। तो केवल न्यूलैंड ने कहा था केवल 56 तत्व हैं प्रकृति में, केवल 56 तत्व ही हैं, तत्व ही हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते, इससे अधिक नहीं हो सकते। यह बात न्यूलैंड ने कही थी। तो न्यूलैंड ने कहा था कि इससे अधिक तत्व हो नहीं सकते हैं, जबकि बाद में तत्व खोजे जाने लगे, बाद में और ज्यादा तत्व आ गए, तो यह सिद्धांत गलत हो गया। यह सिद्धांत गलत हुआ, लेकिन यह क्लासिफिकेशन जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था उसके एक दिशा में हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ चुके। न्यूलैंड ने जो अपना अष्टक सिद्धांत दिया वो अष्टक सिद्धांत पूरी तरह से सही नहीं था, लेकिन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की दिशा में एक अच्छा कदम था। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी जो थी, इन्होंने आवर्त की बात की थी, तत्वों के गुणों का रिपीटेशन की बात इन्होंने की थी, और अरेंजमेंट हम लोग सीखते आ रहे हैं एटॉमिक मास के क्रम में, वो डॉबे-राइनर के समय से आ रहे हैं। तो डॉबे-राइनर के समय में एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में अरेंजमेंट सीखा आपने। अब यहां पर एक चीज और सीख लिया आपने, पीरियोडिसिटी सीख ली, आवर्ती वर्गीकरण आपने सीख लिया। अब इनके बाद आ गए वो मेंडलीव, इनके बाद आए थे एक्चुअली जे बर्जीलियस, लेकिन जे बर्जीलियस पूरी तरह से स्टैंड कर नहीं सके। सबसे बढ़िया सिद्धांत उन्होंने दिया था, उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था जे बर्जीलियस ने एटॉमिक वॉल्यूम का एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में। परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष उन्होंने आयतन का, परमाणु आयतन का एक ग्राफ प्लॉट किया था। ग्राफ में एक लाइन में जो तत्व थे
उनके गुणधर्म समान हुआ करते थे, लेकिन पूरी तरह से वो स्टैंड नहीं हो सके, इसलिए जे बर्जीलियस का सिद्धांत लागू नहीं हो सका। लेकिन बढ़िया सिद्धांत लेके आए थे, स्टैंड नहीं हो पाए थे। बर्जीलियस और जो डाल्टन ये थे, क्या नाम है, पीरियाडिक क्लासिफिकेशन को देने वाले मेंडलीफ साहब थे, इनमें मेन अंतर यह था कि मेंडलीफ साहब जो थे वो हिम्मती आदमी थे, वो स्टैंड कर गए। तो उनका जो सिद्धांत था उसको लोगों ने माना। फिर उन्हीं के सिद्धांत का संशोधन हुआ और मॉडर्न पीरियाडिक टेबल बनी। लेकिन जे बर्जीलियस साहब हार गए भाई, वो पूरी तरह से स्टैंड नहीं कर सके, इसलिए उसका सिद्धांत मान्य नहीं हो सका, जबकि जे बर्जीलियस का सिद्धांत अच्छा था। ठीक है, तो जे बर्जीलियस की बात हम अपने कोर्स में नहीं करेंगे, हम जब 11th में पीरियाडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहां जे बर्जीलियस की बात पूरी तरह से करेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग डाल्टन साहब की। डाल्टन साहब की एंट्री हो गई। अब डाल्टन ने एक टेबल दी जिसे डाल्टन का पीरियाडिक टेबल कहा गया। देखिए, पीरियाडिसिटी न्यूलैंड के समय से आ गई और एटॉमिक मास के क्रम में अरेंजमेंट हमें डॉबे राइनर साहब के साथ मिला। तो इन दोनों का यूज किया डाल्टन ने। ठीक है, इन दोनों का यूज किया डाल्टन ने और एक टेबल बनाई जिसे पीरियाडिक टेबल कहा गया, डाल्टन का पीरियाडिक टेबल। डाल्टन साहब आ गए, नहीं सॉरी, डाल्टन नहीं आ गए, मेंडलीफ आ गए। मेंडलीफ साहब आ गए। ठीक, मेंडलीफ साहब मेंडलीफ साहब आ गए। अब मेंडलीफ साहब आ गए, वो रूसी साइंटिस्ट थे, रूस के साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपनी सारी खोज को अपनी मां को समर्पित कर दिया था। अपनी जो खोज थी को अपनी मां को समर्पित किया, इन्होंने को अपनी मां को समर्पित कर दिया था, अपनी मां को समर्पित किया। और यह कहा था इन्होंने कि इनकी मां ने इनको चीजों को अच्छे से समझना सिखाया था। इनकी मां ने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देकर चीजों को समझना सिखाया था, जिनकी देन है कि ये चीजों को इतने अच्छे से समझ सके और उसमें एक सिद्धांत दे सके। तो इन्होंने अपनी सारी खोजों का श्रेय अपनी मां को दिया था। रूस के वैज्ञानिक थे ये। अब इन्होंने क्या किया, इनके समय में भाई 63 एलिमेंट्स ज्ञात हो चुके थे। मेंडलीव के समय में 63 एलिमेंट्स ज्ञात हो चुके थे। एलिमेंट्स ज्ञात हो चुके थे 63। अब इन 63 एलिमेंट्स को मेंडलीव ने अरेंज किया, व्यवस्थित किया। मेंडलीव ने भी इनको व्यवस्थित किया। अब व्यवस्थित किया मेंडलीव ने तो एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में, है ना, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में, एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भाई, है ना, के बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको इन्होंने अरेंज किया था। लेकिन केवल एटॉमिक मास इनके पीरियाडिक टेबल का मेन आधार नहीं था। एटॉमिक मास के साथ इनके जो पीरियाडिक टेबल था, इनकी जो टेबल था, उसका मेन आधार जो था एटॉमिक मास के साथ, वो प्रॉपर्टीज भी थी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी थी। प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की ये भी मायने रखी थी। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो भी मायने रख रही थी। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि प्रॉपर्टी का अध्ययन बाद में किया था न्यूलैंड ने, पहले उन्हें एटॉमिक मास के क्रम में अरेंज कर दिया था। लेकिन यहां चीजें थोड़ी सी अलग हैं। एटॉमिक मास के क्रम में अरेंज तो कर रहे हैं मेंडलीव साहब, लेकिन प्रॉपर्टीज का अध्ययन करके, है ना, पहले प्रॉपर्टीज का अध्ययन कर रहे हैं, फिर उनको एटॉमिक मास के क्रम में अरेंज कर रहे हैं।
यह बात हुई। जो प्रॉपर्टीज का अध्ययन इन्होंने किया एलिमेंट्स की, तो दोनों प्रॉपर्टीज मेनली इन्होंने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों का अध्ययन किया। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुण की बात की, और केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण की भी बात की, रासायनिक गुण की भी बात की। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की गुणों की इन्होंने बात की मेंडलीव साहब ने। अब जो मेनली इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की, रासायनिक गुण की बात की, रासायनिक गुण की बात की, वो रासायनिक गुण का जो मेन आधार था उससे इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चुना। जो एलिमेंट्स के रासायनिक गुणों का अध्ययन इन्होंने किया उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर, जो एलिमेंट्स के रासायनिक गुणों का अध्ययन इन्होंने किया वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर और ऑक्सीजन के आधार पर। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर इन्होंने जब गुण का अध्ययन करने लगे तो एलिमेंट का हाइड्राइड इन्होंने बनाया। जो भी एलिमेंट थे, तत्व थे, उनका हाइड्राइड बनाया हाइड्रोजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ उसका ऑक्साइड बनाया। फिर उसका गुणधर्म का इन्होंने अध्ययन किया। हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट के हाइड्राइड बने, एलिमेंट्स के हाइड्राइड बने, हाइड्राइड बने। ऑक्सीजन के साथ एलिमेंट के ऑक्साइड्स बने, एलिमेंट्स के ऑक्साइड बने, एलिमेंट्स के ऑक्साइड बने। अब देखें इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्यों लिया। इसके लिए ये कहते थे, मेंडलीव साहब ये कहते थे, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सक्रिय तत्व हैं, दोनों एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और लगभग जितने भी एलिमेंट्स हैं, अधिकांश एलिमेंट्स इनके साथ कंपाउंड बनाते हैं, इनके साथ यौगिक बनाते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेने के लिए इनका जो तर्क था, प्रॉपर्टी के अध्ययन में, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में, हाइड्राइड हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट का बनाते थे और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ एलिमेंट का ऑक्साइड बनाते थे। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही क्यों लिया, इसके पीछे मेंडलीव साहब ये कहते थे कि क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक्टिव एलिमेंट हैं, दोनों सक्रिय तत्व हैं, और अधिकांश तत्व इनके साथ यौगिक बना लेते हैं। इसलिए तत्वों के गुण धर्म का अध्ययन करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत सुटेबल एलिमेंट हैं, बहुत ही अच्छे तत्व है जिनसे किसी तत्व के गुणों का अध्ययन किया जा सकता है। गुणों के अध्ययन के लिए क्या किया इन्होंने, एलिमेंट्स के हाइड्राइड बनाए और एलिमेंट्स के ऑक्साइड बनाए। ठीक, अब क्या किया, अब हर तत्व के गुण को अलग अलग उन्होंने कार्ड पर लिख लिया। 63 एलिमेंट्स थे, सबके गुणों को तत्वों के हाइड्राइड बनाए और तत्वों के ऑक्साइड बनाए। तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्राइड बना के उनके गुणों को एक अलग अलग कार्ड पर लिख लिया, और समान गुणधर्म वाले जो तत्व थे उनको दीवार पर टांग दिया, एक साथ उनको दीवार पर टांग दिया। तो इस तरह से एक तालिका बनी, है ना। सेम गुणधर्म वाले जो तत्व थे उन्होंने अलग अलग कार्ड पे सबके गुणधर्म लिखा, और सबके गुणधर्म जो लिखा तो सेम गुणधर्म वाले कार्ड को एक साथ दीवार पर टांग दिया, और फिर दूसरे समान गुणधर्म वाले तत्वों को टांग दिया। इस तरह से उन्होंने अलग अलग गुणधर्म वाले तत्वों को दीवार पर टांग दिया। 63 कार्ड्स उस समय थे, 63 कार्ड्स इन्होंने बनाया जो 63 एलिमेंट्स का। तो इस तरह से एक टेबल बनी, इस तरह से एक टेबल बनी जिसे कहा गया मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल, है ना। मेंडलीफ ने जब टांगा सबको गुणों के आधार पर, तो गुणों के आधार पर जब इन्होंने टांगा तो इन्होंने एक आवर्त नियम दिया। जो गुणों का अध्ययन किया इन्होंने एलिमेंट्स के, उसके आधार पर इन्होंने एक लॉ दिया, एक रूल दिया, जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहा गया। एक आवर्त सारणी बनाई। अब क्या किया, यहां तो आपको समझ में हो गया, गुणों का अध्ययन हो गया,
गुणों के अध्ययन के बाद हर तत्व के गुण को उन्होंने एक एक कार्ड पर रख लिया। 63 कार्ड्स उन्होंने लिए और सबके गुणों को एक एक कार्ड पर लिख लिया। फिर समान गुण वाले कार्ड नकथी करके दीवार पर टांग दिए गए। तो इस तरह से एक तालिका बनी, एक टेबल बनी, जिसे कहा गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स। ठीक है। अब मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, इसमें जो गुणों का अध्ययन किया था मेंडलीव ने, उन गुणों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने एक रूल बनाया, है ना, जिसे मेंडलीव्स का पीरियोडिक रूल कहा गया। ठीक है। मेंडलीव का आवर्त सिद्धांत कहा गया। तो मेंडलीव का जो आवर्त सिद्धांत था, मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाई। अब गुणों का अध्ययन कर लिया तो एक पीरियोडिक टेबल बनाई। पीरियोडिक टेबल बनाई, एक आवर्त सारणी बनाई। एक आवर्त सारणी बनाई। ये आवर्त सारणी का रूल था, इसका कुछ नियम था। इसका जो रूल था, मेन रूल था, वो था कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते प्रमाण भार के क्रम में अरेंज किया जाए तो तत्वों के जो सामान्य भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, है ना। जो तत्वों के, यदि ऐसे सीधे लिख देते हैं, तत्वों के गुणधर्म, सामान्य भौतिक और रासायनिक गुण, सामान्य भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। ये मेंडलीव का रूल था। ठीक है। जब अरेंज कर लिया तो उससे जो नियम निकाला मेंडलीव ने, वो निकाला कि तत्वों के सामान्य भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है। ये था इनका मेन नियम, मेंडलीव का मेन नियम आया। और तत्वों को किस क्रम में उन्होंने अरेंज किया? बढ़ते परमाणु भार के क्रम में अरेंज किया। अब इनकी आवर्त सारणी हम लोग देख लेते हैं, फिर इसकी डिसमेरिट देख लेते हैं, या गलतियां कहां कहां की इन्होंने। ठीक, हटाए बेटा। अब इनके टेबल की बात करते हैं। इनका टेबल बनाते हैं, थोड़ा सा बनाते हैं पीरियोडिक टेबल। इनकी पीरियोडिक टेबल बनाते हैं हम लोग। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, पीरियोडिक टेबल जो बनाई थी, उसमें आवर्त लिया था, पीरियड, और वर्ग लिया था, ग्रुप लिया था, ठीक है। अब जो ये पीरियड था, ये क्षैतिज पंक्तियां थी। पीरियड जो थे ये क्षैतिज पंक्तियां थी। पीरियड जो थे ये क्षैतिज पंक्तियां थी, क्षैतिज पंक्तियां थी। और ये जो वर्ग थे ये ऊर्ध्वाधर समूह थे, ऊर्ध्वाधर समूह थे। अब क्षैतिज पंक्तियों का मतलब, जैसे ये एक क्षैतिज पंक्ति हो गई, है ना, ये मतलब है क्षैतिज पंक्तियों का। ये क्षैतिज पंक्ति हो गई, ये जैसे ये पहली क्षैतिज पंक्ति हो गई और ये दूसरी क्षैतिज पंक्ति हो गई। ठीक, तो इस तरह से क्षैतिज पंक्तियां हो गई।
ऊर्ध्वाधर समूह का मतलब ये ऊपर नीचे, पहला समूह हो गया और ये मान लीजिए दूसरा समूह हो गया। तो इस तरह से जो ये टेबल बनी थी उसको क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर समूहों में विभाजित किया गया था। क्षैतिज पंक्तियां जो थी उन्हें आवर्त कहा गया था और ऊर्ध्वाधर समूह जो थे उन्हें वर्ग कहा गया था। ठीक है, और क्षैतिज पंक्तियों की जो संख्या थी वो थी 7 और ऊर्ध्वाधर समूह की जो संख्या थी वो थी 8। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 थी। ठीक है, बाद में वहां सब ग्रुप बने थे, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब आई तो वहां 18 ग्रुप हो गए, लेकिन मेंडलीव के समय ऊर्ध्वाधर समूह 8 ही थे और क्षैतिज पंक्तियां थी 7। ठीक है, 6 में तो एलिमेंट थे और 7वीं में एलिमेंट नहीं थे, उन्होंने वो जगह छोड़ दी थी और कहा था कि सेम प्रॉपर्टी के जब एलिमेंट आएंगे तो वहां रख दिया जाएगा। ये हम लोगों ने देख लिया कि इनका जो पीरियोडिक टेबल था ये 2 वर्गों में विभाजित था, एक तो आवर्त और एक ग्रुप, है ना, एक पीरियड और एक ग्रुप। पीरियड क्या थी? क्षैतिज पंक्तियां थी। जो आवर्त था वो क्षैतिज पंक्तियां थी, संख्या कितनी थी? 7। और जो ग्रुप था वो क्या था? ऊर्ध्वाधर समूह थे। ऊर्ध्वाधर समूह थे, इनकी संख्या कितनी थी? 8। अब देखते हैं इनका आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का एक खाका देखते हैं, फिर इनकी डिसमेरिट, और आगे वाले लेक्चर में हम लोग मोजले साहब की बात करेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी की। अब देखें इन्होंने जो डिवीजन किया, ये देखें भाई, ये पहला हम लोगों ने आवर्त बना दिया। क्षैतिज पंक्ति खींच रहा हूं, है ना, पहला आवर्त बना दिया, फर्स्ट। अब ये बना दिया हमने दूसरा आवर्त। ठीक, ये बना दिया मैंने तीसरा आवर्त। ये मेरा हो गया चौथा आवर्त। ये तीसरा आवर्त हो गया और ये हो गया चौथा आवर्त अपना। और यहां हम लोगों ने बना लिया अपना 5वां आवर्त। अब ये हो गया छठा आवर्त। 7वां आवर्त उन्होंने बनाया था लेकिन एलिमेंट्स उसमें थे नहीं। उन्होंने कहा था जब एलिमेंट्स खोजे जाएंगे तो वहां रख दिए जाएंगे। अब ग्रुप की बात आ गई। ग्रुप इन्होंने 8 बनाए थे भाई, ये आवर्त हो गए। अब ये पहला ग्रुप हो गया, इनका पहला ग्रुप हो गया। ये हो गया इनका दूसरा ग्रुप। ये हो गया इनका तीसरा ग्रुप। ये चौथा ग्रुप। ये इनका 5वां ग्रुप हो गया और ये छठा ग्रुप हो गया। 7वां ग्रुप हो गया और ये ग्रुप हो गया अगला वाला 8वां ग्रुप। तो ग्रुप इनके 8 हो गए और पीरियड इनके 7 हो गए। 8 ग्रुप हो गए भाई। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये हो गए इनके ग्रुप्स और ये हो गया इनका पीरियड। ये हो गया इनका पीरियड। ठीक, ये कहानी आपको समझ में आई। और आपको ये बताया था हमने कि इन्होंने जो तत्व अरेंज किए थे एटॉमिक मास के क्रम में तो अरेंज किए थे, लेकिन मेन बेसिक्स क्या थी? प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टीज कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में किसका बनाया था इन्होंने? एलिमेंट्स का हाइड्राइड बनाया था, एलिमेंट्स का ऑक्साइड बनाया था। अब देखो इन्होंने एलिमेंट्स को माना था आर, मतलब कॉमन एलिमेंट्स माना था आर के साथ अगर पहले का हाइड्राइड इन्होंने बनाया था, पहला ऑक्साइड बनाते हैं तो RO2, पहला ऑक्साइड इन्होंने जनरल एलिमेंट इन्होंने आर मान लिया था। ठीक है, RO2। फिर
RO, फिर R2O3, फिर R2O, फिर आपका R2O5, R2O5, फिर RO3, फिर आपका था R2O7, फिर यहां संक्रमणीय तत्व था जो आया था RO4 के क्रम में। ये है भाई RO2, ये है